Hello students, in this video we'll discuss chapter number 6, the Sangam Age, Kingdoms and the Social and Economic Conditions. बेटा इस वीडियो में हम लोग संगम एज को डिस्कस करेंगे। उस टाइम में कौन कौन से किंगडम रूल कर रही थी, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हुआ करती थी लोगों की। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो होगा कल्चरल एंड इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट बिटवीन नदर्न एंड सदर्न इंडिया। इंडिया के नॉर्थ पार्ट और इंडिया के साउथ पार्ट में कॉन्टैक्ट कैसे थे, कल्चरल, इकोनॉमिकल, वो सब हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि बेटा अगर आज हम लोग संगम एज के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ पा रहे हैं तो कौन से वो लिटरेरी सोर्स थे जिनके बेसिस पे हमने पूरा लिटरेचर संगम एज वाला रेडी किया है। कुछ कोई ना कोई तो लिटरेरी सोर्स होगा ना जिसको देखकर हमने हिस्ट्री को लिखा है। देन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, बेटा कई बार लिटरेरी सोर्सेस मिलते हैं तो हम उसके ऊपर काम कर लेते हैं, पर जहाँ लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं हम पूरी तरीके से किस पे रिलाई करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पे। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम क्या पढ़ेंगे, मेगालिथ्स को पढ़ेंगे और इंस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे। अब ये इंस्क्रिप्शंस पिलर्स पे भी लिखी जाती थी, रॉक्स पे भी लिखी जाती थी और कॉपर प्लेट्स पर भी लिखी जाती थी। फिर हम 3 किंगडम्स को पढ़ेंगे, चेरा, चोला, पांड्या। सोशल कंडीशंस कैसी थी उस टाइम में, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी। तो ऑल इन ऑल बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। बेटा एंशियंट टाइम्स में जो रीजन था पेनिनसुलर इंडिया का, जो विंध्य माउंटेन के साउथ में पड़ता है, उसे क्या कहा जाता था, दक्षिणापथ। फिर से मैं बोलूँगी, यहाँ पर विंध्य माउंटेन है और विंध्य माउंटेन के साउथ का जितना भी एरिया होता था इसे क्या कहा जाता था बेटा, दक्षिणापथ। बेटा जब हम दक्षिण पथ की बात करते हैं या दक्षिणापथ की बात करते हैं तो मेनली इसमें जो किंगडम्स आती हैं वो 2 जोग्राफिकल रीजन्स की होती हैं। मैं दोनों ही जोग्राफिकल रीजन्स आपको बताऊंगी। पहला जोग्राफिकल रीजन वो होगा जो रिवर नर्मदा से स्टार्ट होके कृष्णा और तुंगभद्रा पे ख़त्म होगा। पहला रीज़न ये वाला रीज़न है, जो रिवर नर्मदा है ये अमरकंटक से निकलती है और अरेबियन सी में ड्रेन करती है। तो रिवर नर्मदा नॉर्थ में क्या है, रिवर नर्मदा, यहाँ से ये रीज़न स्टार्ट होगा और साउथ में रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा पे ख़त्म हो जाएगा। ये वाला जो रीज़न है इसे हम कहेंगे डेक्कन प्लेट्यू। तो एक तो इस रीज़न की किंगडम्स हम पढ़ेंगे। दूसरा तमिल कंट्री, ठीक है। तमिल कंट्री में वो सारी टेरिटरी इंक्लूडेड हैं जो साउथ में है। किसके साउथ में है, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के, और कहाँ तक हैं, कन्याकुमारी तक। अब फिर से आप लोग देखो, यहाँ से यहाँ तक तो फर्स्ट रीजन चालू हो गया, फर्स्ट रीजन ही चल रहा है ना। ये रही रिवर कृष्णा, ये रही तुंगभद्रा यहाँ तक नहीं आई है बेटा, यहीं तक ख़त्म हुई है। ये रही कृष्णा, ये रही तुंगभद्रा, और ये रीजन में जो है वो हमारा डेक्कन रीजन है। फिर इसके नीचे हम और साउथ में जब जाते हैं तो केप कोमोरिन तक ये वाला जो पूरा एरिया है इसे हम बोलते हैं तमिल कंट्री, ठीक है, जो साउथ में है किसके, तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के, और कहाँ तक चलता है, केप कोमोरिन तक। क्लियर है, चलूँ आगे। एक बार मैं रीड और कर देती हूँ। तो ये जो तमिलकम है इसमें 2 जोग्राफिकल रीजन्स के किंगडम्स को हमें पढ़ना है। पहला रीजन नर्मदा रिवर से स्टार्ट होता है नॉर्थ में और ख़त्म होता है कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर पे साउथ में। फिर जो तमिल कंट्री है उनमें साउथ वाला एरिया आएगा, किसके साउथ वाला एरिया आएगा, रिवर तुंगभद्रा और कृष्णा के साउथ वाला, मतलब उसके भी नीचे अभी हमको चलना है। और कहाँ तक एक्सटेंड रहेगा ये एरिया, कन्याकुमारी, केप कोमोरिन तक, ठीक है। अब इस एरिया में अगर हम बात करें तो 3 प्रोमिनेंट किंगडम्स रहे हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, चेरा, चोला और पांड्या। एंशिएंट टाइम में, मतलब प्राचीन काल में, ये जो पूरा रीजन था इसमें वो लोग रहते थे जो द्रविडियन ओरिजिन के हैं। कौन से ओरिजिन के हैं बेटा, द्रविडियन ओरिजिन के। अब द्रविडियन ओरिजिन क्या है या द्रविडियन कौन है, अब हम वो पढ़ेंगे। बेटा ये जो वर्ड, ये जो टर्म द्रविडियन है इसे कॉमनली यूज़ किया जाता है डिनोट करने के लिए, क्या डिनोट करने के लिए, वो लिंग्विस्टिक ग्रुप जो बोलता है तमिल,
कन्नड़ा, तेलुगु और मलयालम। तो बेटा मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तमिल बोलने वाला जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है इसी को हम क्या कहते हैं? द्रविडियन। आपसे पूछेगा द्रविडियन कौन होते हैं तो क्या बोलोगे? वो लोग जो तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु और मलयालम बोलते हैं, इस लिंग्विस्टिक ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं? द्रविडियन। बेटा द्रविडियन बहुत हाईली कल्चर्ड रेस थी जो इंडिया में रहती थी। कब? जब आर्यन आए भी नहीं थे, आर्यन नहीं आए थे उसके पहले हमारे इंडिया में द्रविडियन रेस रहती थी। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पहले द्रविडियन नॉर्थ में भी रहते थे, पर जब आर्यन इन्वेजन चालू हुए तो आर्यन ने साउथ की तरफ भेज दिया और नॉर्थ में खुद आर्यंस रहने लगे। बेटा अब हम कल्चरल और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ेंगे जो नदर्न और सदर्न इंडिया के बीच में थे। बेटा जो स्टेप्स वाला एरिया है रशिया का, वहाँ से आर्यंस आए थे और नॉर्थ में सेटल डाउन हो गए। जो आर्यन कल्चर था, जो आर्यन सिविलाइजेशन था, ग्रेजुअली कहाँ तक पहुँचेगा बेटा? साउथ तक पहुँचेगा। बेटा अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ट्रेडिशन के अनुसार जो वैदिक सेज अगस्त्य थे, ये पहले ऐसे सेज थे जिन्होंने आर्यन कस्टम्स को, आर्यन आइडियाज़ को कहाँ तक लेके गए? द्रविडियन साउथ तक। द्रविडियन साउथ में अगर कहीं भी आर्यन कस्टम और आइडियाज़ का इंट्रोडक्शन हुआ तो इसका श्रेय जाता है ऋषि अगस्त को, साधु अगस्त, सेज अगस्त को। तो एंशिएंट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जो वैदिक सेज थे जिनका नाम था अगस्त, वो ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार आर्यन कस्टम आइडियाज़ को कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया? द्रविडियन साउथ में। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं लेटर ऑन, मतलब इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे ब्राह्मण प्रीचर्स इन्होंने आर्यन कल्चर को साउथ में भी स्प्रेड किया। संस्कृत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और जो द्रविडियन स्कॉलर्स थे वो भी वैदिक लिटरेचर को पढ़ने लगे। जो बनाए किसने थे? आर्यंस ने बनाए थे। बेटा जो आंध्रा किंगडम था उसे रूल करते थे ब्राह्मण किंग्स। जो आंध्रा किंगडम था उसे रूल करते थे ब्राह्मण किंग्स। जब मौर्यंस ने इसे कन्कर किया था ना 3rd सेंचुरी BC में, तब आंध्रा पर रूल कौन करते थे? एक ब्राह्मण किंग ही कंट्रोल करते थे आंध्रा को। फिर से सुन लो बेटा, जो आंध्रा किंगडम थी उसे रूल करने वाले ब्राह्मण किंग्स ही थे। कब? 3rd सेंचुरी BC में, जब मौर्यंस ने इसे कन्कर किया। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे बुद्धिस्ट और जो जैन मिशनरीज थी वो सदर्न रीजन में आई। जब आंध्रा पे कंट्रोल हो गया मॉरियंस का तो बहुत सारी जैन बुद्धिस्ट मिशनरी कहाँ की तरफ आई? इस तरफ आ गई, आंध्रा की तरफ। मेरी बात सुनो बेटा, जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैनिज़्म को वो किया था, जैनिज़्म रिलेशन को अपना लिया था, एम्ब्रेस किया था। और जो हमारे अशोक थे उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य इधर आएंगे तो वो जैनिज़्म अपने साथ लाएंगे। जब अशोक का टाइम आएगा तो बुद्धिज़्म यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? जब बेटा आप अर्लियर संगम टेक्स्ट को पढ़ोगे ना, शुरुआती संगम टेक्स्ट को पढ़ोगे तो उसमें रिवर गंगा का भी जिक्र है, रिवर सोन का भी जिक्र है। बेटा जो आर्यन कल्चर था उसका डीप इम्पैक्ट था डेक्कन किंगडम्स के लोगों पर। बेटा जो डेक्कन किंगडम्स के लोग थे उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था आर्यन कल्चर का, पर इसका जो इन्फ्लुएंस था डीप साउथ में, मतलब तमिल कंट्री में, वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लिमिटेड था। जो लोग थे तमिल कंट्री के उन्होंने ब्राह्मणिक फेथ को तो अडॉप्ट कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। जो लोग तमिल कंट्री के थे उन्होंने ब्राह्मणिक फेथ को तो एक्सेप्ट कर लिया था, पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कस्टम ट्रेडिशंस जो आर्यंस के थे उसे अडॉप्ट नहीं किया था। फिर से ध्यान से सुनो कि जो आर्यन कल्चर था उसका डीप इम्पैक्ट था डेक्कन किंगडम्स के लोगों पर इसका इन्फ्लुएंस जैसे जैसे आप फार साउथ की तरफ जाते हो वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो तमिल कंट्री के लोग थे उन्होंने ब्राह्मणिक फेथ को तो अडॉप्ट कर लिया था कि ठीक है चलो ये बढ़िया है, पर उन्होंने बहुत सारे कस्टम ट्रेडिशंस जो आर्यंस के थे उसे नहीं माना था। दे प्रिजर्व्ड यूनिकनेस, उन्होंने अपनी यूनिकनेस को संरक्षित करके रखा, बचा के रखा। अपने खुद के कल्चर पे, तमिल लैंग्वेज पे उनको बहुत प्राइड था।
मतलब आज तक अगर आप तमिलनाडु जाते हैं, वो लोग जो तमिल बोलते हैं उनसे मिलते हैं, तो आपको लगेगा बेटा उनका उनके लैंग्वेज पे एक अलग ही टाइप का प्राइड है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं हो। तो उन लोगों ने अपनी यूनिकनेस को मेंटेन रखा, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को संरक्षित करके रखा, करप्ट नहीं होने दिया बेटा। इसी की वजह से जो तमिल पीपल थे वो रिटेन कर पाए कुछ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बेसिकली किसके थे, द्रविडियन सिविलाइजेशन के। आज तक अगर द्रविडियन सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं तो वो इसी वजह से कि इनको अपने कल्चर पे प्राउड था, इन्होंने हर चीज़ को प्रिजर्व करके रखा, अपने आप को कम्प्लीटली चेंज नहीं किया। तो आज भी आप द्रविडियन सिविलाइजेशन को देख सकते हो तमिल लोगों में। अब बेटा हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करेंगे कि वो कौन से लिटरेरी सोर्सेज थे जिनको देखकर, पढ़कर, उनसे कॉपी कर हमने संगम एज की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है। जो सोर्स मटेरियल है वो दो प्रकार का है, एक है लिटरेरी और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल। इसे ध्यान से सुनो बेटा, जो सोर्स मटेरियल है जिसके थ्रू, जिसको देखकर हमने संगम एज की हिस्ट्री को बनाया है, वो दो प्रकार का है, एक है लिटरेरी और एक है आर्कियोलॉजिकल। बेटा पहले मैंने इसको लिटरली पढ़ लिया था, माफ़ करो, इसको भूल जाओ, लिटरेरी सोर्सेज को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संगम लिटरेचर को। बेटा जो तमिल है वो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है साउथ इंडिया की। अगर पूछा जाए साउथ इंडिया की सबसे ओल्ड लैंग्वेज कौन सी है तो क्या बोलोगे, तमिल। इट पॉजेसेस अ वेरी रिच लिटरेचर, इसका लिटरेचर बहुत ही रिच है, मतलब तमिल का जो लिटरेचर है वो बहुत ज़्यादा रिच है। तमिल एक प्रोमिनेंट, एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है साउथ की, ठीक है। तमिल एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट लैंग्वेज है कहाँ की, साउथ की। और ये इतनी प्रोमिनेंट या इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों बन गई बेटा, बिकॉज ऑफ संगम लिटरेचर। ये जो संगम लिटरेचर का एक्सीलेंस था, इस संगम लिटरेचर की महानता ने ही तमिल भाषा को एक इम्पॉर्टेंट, एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज बनाया था। बेटा इस बात को याद रखना कि जो संगम लिटरेचर है इनकी वजह से ही एक प्रोमिनेंट लैंग्वेज बन पाई है तमिल लैंग्वेज। ये जो वर्ड संगम है इसका मतलब होता है असेंबली। संगम मतलब होता है असेंबली। अर्ली ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग 3 संगम हुए या 3 असेंबलीज हुई, ठीक है। कितनी, 3 असेंबली हुई। और ये जो तीनों संगम हुए, तीनों संगम असेंबलीज हुई, इनमें बहुत ही एजुकेटेड लिटरेरी मैन आए। और ये कहाँ पर हुई बेटा, मदुरई में हुई। मदुरई द सेंटर ऑफ ग्रेट लिटरेरी एक्टिविटी इन तमिल कंट्री। तमिल कंट्री में लिटरेरी एक्टिविटी का एक सेंटर, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट माना जाता था मदुरई। यहाँ पर ही तीनों संगम्स या तीनों असेंबलीज हुई, जहाँ पर सारे लिटरेरी मैन आते थे। एक्सीलेंट लोग हुआ करते थे बेटा, जो डिबेट और डिस्कशंस के लिए यहाँ आते थे। और बेटा ऐसे माना जाता है कि ये जो असेंबली है ये कब हुई, 1st सेंचुरी BC से लेकर के 6th सेंचुरी BC के बीच में। ये जनरली एक्सेप्टेड फैक्ट है कि अगर हम तमिलकम की बात करें या संगम लिटरेचर की बात करें तो ये 1st सेंचुरी BC से लेकर के 6th सेंचुरी AD तक हुई, ठीक है। 1st सेंचुरी BC से 6th सेंचुरी AD तक जब ये असेंबलीज होती थी तो बहुत सारे पोइट्स कवि होते हैं, स्कॉलर्स, बार्ड्स भी कवि होते हैं लोकल एरियाज़ में, वो जो होते हैं ना सुनो 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 कहानी सुनाने वाले वो लोग। तो पोइट्स, स्कॉलर्स, बार्ड्स, ये लोग यहाँ पर आते थे, इकट्ठे होते थे और एक्सीलेंट तमिल पोइट्री यहाँ पर बनती थी। बहुत सारे वॉल्यूम बन जाते थे किसके, तमिल पोइट्री के। ये जो लिटरेरी कंपोजिशंस थे इन्हें कलेक्ट किया गया, बाद में इन्हें कंपाइल किया गया। पोइट्स ने जो लिखा, स्कॉलर्स ने जो लिखा, बार्ड्स ने जो लिखा, इससे जो एक्सीलेंट तमिल पोइट्री चालू हुई, इन्हें इकट्ठा करके कंपाइल करके इनका जो कंपोजिशन है उसे ही हम क्या कहते हैं, इनका जो कंपाइलेशन है उसे ही हम संगम लिटरेचर कहते हैं, ठीक है। और बेटा जो बार्ड्स होते हैं ना, ये हमेशा मतलब विक्टोरियस ऑनर से भरी हुई ऐसी पोइट्री लिखते हैं। और पोइट तो पोइट्री के नाम पर कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब एक अच्छी पोइट्री हो सकती है। पर बार्ड्स
जो लिखते हैं उसमें हीरोइक डीड्स होती हैं, है ना। बेटा अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे तिरुकुरल को। क्या लिखा है ये? तिरुकुरल, तिरुकुरल। बेटा जितना भी लिटरेरी वर्क थर्ड संगम में हुआ, तीसरी जो असेंबली थी, उस तीसरी असेंबली में जो लिटरेरी वर्क हुआ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है संगम लिटरेचर का। पूरे संगम लिटरेचर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस लिटरेरी वर्क का जो थर्ड संगम के टाइम पे लिखा गया। और ये बेटा मेन सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। मतलब संगम में जो तीसरा संगम हुआ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये मेन सोर्स है किसका? लाइफ एंड ट्रेडिशन का। कौन किसकी लाइफ, किसके ट्रेडिशन का? तमिल पीपल के। तमिल लोग कैसे रहते थे, कौन से कस्टम, कौन से ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, ये सब देखना अगर आपको है तो जो थर्ड संगम हुआ था उसके टाइम का जितना भी लिटरेरी वर्क है आप उसको देखें। और बेटा आपको अब तक तो क्यूरियोसिटी हो ही गई होगी ये जानने की कि तिरुकुरल को किसने लिखा है, जिसकी इतनी तारीफ़ की जा रही है कि भाई लाइफ और ट्रेडिशन का मेन सोर्स है ये संगम लिटरेचर में जो थर्ड संगम हुआ था उसका तिरुकुरल। तो इसके राइटर कौन होंगे, है ना। तो इसको लिखने वाले हैं तिरुवल्लुवर। किसने लिखा है तिरुकुरल को? तिरुवल्लुवर ने लिखा है। इसके अंदर 1330 कपलेट्स हैं, 1330 कपलेट्स हैं और ये ऑर्गेनाइज्ड हैं 133 चैप्टर्स में। 133 चैप्टर्स में ये ऑर्गेनाइज है। तो बेटा ये थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, उसको याद रखना। टोटल कितने कपलेट हैं? तो 1330, 1330। ये कितने चैप्टर्स में हैं? 133 चैप्टर्स का नंबर है 133 और टोटल कपलेट्स हैं 1330। ये जो चैप्टर्स हैं इन्हें ग्रुप किया गया है 3 सेक्शन में और हर सेक्शन डील करता है पर्टिकुलर टॉपिक से। अब हम देखेंगे वो पर्टिकुलर टॉपिक कौन कौन से हैं। फिर से ध्यान से सुनना बेटा, ये जो 133 चैप्टर्स हैं इन्हें 3 सेक्शंस में ग्रुप किया गया है। आराम, पौरुल, इनबाम। आराम, पौरुल, इनबाम। आराम का मतलब क्या है? धर्म। मतलब इसमें जो चैप्टर्स होंगे वो धर्म की बात करेंगे। पौरुल मतलब अर्थ, ये इकोनॉमी की बात करेंगे। इनबाम मतलब होता है काम, तो ये किसकी बात करेंगे? काम। ये काम जो है, ये जो कामा है, ये काम वाला, वर्क वाला नहीं है बेटा। ये आपकी लाइफ में जो प्लेजर है, जो हैप्पीनेस है उसकी बात है। तो आराम किसकी बात कर रहा है? धर्म की बात कर रहा है। पौरुल अर्थ की बात कर रहा है। अर्थ बोले तो इकोनॉमी, फाइनेंसेस। और इनबाम मतलब काम। काम किसकी बात कर रहा है? वर्क की बात बिल्कुल नहीं कर रहा है। काम यहाँ पर जो हैप्पीनेस, जो लग्जरी, जो प्लेजर, उसकी बात कर रहा है। बेटा जो धर्म है और जो काम है ये ऑब्वियसली किससे रिलेटेड होंगे? एथिकल कोड्स, जिनको लोगों को फॉलो करना ही पड़ेगा अपनी पर्सनल लाइफ में। काम और धर्म ये वो एथिकल कोड हैं जिनको आपको अपने जीवन में, पर्सनल लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। अर्थ, पौरुल, ये डील करता है फाइनेंस से, बिजनेस एथिक्स से और पब्लिक अफेयर्स से। बिजनेस एथिक्स, बिजनेस करोगे तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पब्लिक अफेयर्स में आप कैसे रहेंगे, इसकी बात बताता था अर्थ। तो बेटा बहुत सारे स्कॉलर्स का ये व्यू है कि ये जो तिरुकुरल लिखा गया है ये बहुत ही फैंटास्टिक लिटरेरी वर्क है। वो लोग ये मानते हैं कि इसमें एक्सीलेंस है और बहुत सारे फीचर्स भी हैं संस्कृत टेक्स्ट के। तो ये जो तिरुकुरल लिखा गया है ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फैंटास्टिक लिटरेरी वर्क है ना। इसमें संस्कृत टेक्स्ट के फीचर्स भी हैं, एक्सीलेंस भी है। कौन से संस्कृत टेक्स्ट के फीचर्स मिलेंगे? धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामसूत्र। और बेटा ये भी देखा गया है, माना गया है कि तमिलियंस के लिए ये गाइड की तरह काम करते हैं, एटर्नल इंस्पिरेशन का सोर्स हैं। तो ये तीनों ही इनबाम, पौरुल, अर्थ, है ना, ये क्या है? एटर्नल, अच्छा अर्थ नहीं बेटा, अर्थ तो पौरुल को ही बोलते हैं। ये तीनों ही एटर्नल इंस्पिरेशन का सोर्स है तमिलियंस के लिए। ये तमिलियंस के लिए गाइड की तरह काम करते हैं।
इनका जो ट्रांसलेशन है वो बहुत सारी यूरोपियन भाषाओं में भी हो चुका है और बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस में भी हो चुका है, जैसे मराठी, तेलुगु, इन सब भाषा में हो चुका है। इंडियन भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में इन्हें ट्रांसलेट किया जा चुका है और बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस में भी इन्हें ट्रांसलेट किया गया है। अब हम बात करेंगे बेटा एपिक्स और अदर वर्क्स की। तो पहला है शिलापतिकरम और दूसरा है मणिमेखलाय। ये दो बहुत फेमस एपिक हैं तमिल लिटरेचर की। टू मोस्ट फेमस एपिक ऑफ तमिल लिटरेचर इज मणिमेखलाय और शिलापतिकरम। जो फर्स्ट है उसे ब्राइटेस्ट जेम कहा जाता है अर्ली तमिल लिटरेचर का। तो क्वेश्चन आएगा विच बुक इज़ नोन एज द ब्राइटेस्ट जेम ऑफ अर्ली तमिल लिटरेचर। तो क्या लिखोगे? शिलापतिकरम। ये डील करती है दो लोगों की स्टोरी, दो लोगों के बीच की स्टोरी, उनके लव स्टोरी को। तो जो शिलापतिकरम है उसमें लव स्टोरी है किसकी? कोवलन और एक टीशन जिसका नाम था माधवी। तो कोवलन और माधवी की लव स्टोरी है शिलापतिकरम। और जो दूसरी मणिमेखलाय है वो डील करती है कोवलम और माधवी की बेटी के साथ। ठीक है, जो दूसरा एपिक मणिमेखलाय है वो डील करता है उन एडवेंचर्स से जो कोवलन और माधवी की जो बेटी होती है उससे। ये जो एपिक है ये उस टाइम की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ के रिगार्ड्स में हमें बहुत कुछ बताते हैं। ठीक है, 6th सेंचुरी AD तक तमिल में क्या चल रहा था वो सब अगर आपको जानना समझना हो, इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, तो आप तमिलकम और मणिमेखलाय पढ़ लें। Students, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.